Friends, let us talk about GSTR1. So when I say GSTR1, तो बेसिकली जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे आईडी और लॉगिन करने के बाद आप रिटर्न्स ऑप्शन में जाएंगे तो आपको GSTR1, 2A सब अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है. When you go under GSTR1, तो this is the prima facie front page which will come. एंड अगर ये पेज की हम लोग बात करें तो बेसिकली आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी रहेगी GSTR1 के बारे में. बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले तो आपको दो टाइप के टर्नओवर्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे. मैंने इसे दो टाइप के टर्नओवर्स डालने पड़ेंगे. तो एक आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. और दूसरा जो आपका टर्नओवर होगा वो अप्रैल से जून 2017 का टर्नओवर होगा जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. आई एग्री के दोनों में से कोई भी आपके जीएसटी के रेलेवेंट नहीं है, बट ये GSTR1 फॉर्मेट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी टर्नओवर डालना पड़ेगा और सेम वे आपको प्रीसीडिंग जो आपका क्वार्टर रहेगा अप्रैल से जून 2017 उसका भी टर्नओवर डालना पड़ेगा. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अब इसके बाद हमें GSTR1 एक एक करके भरना पड़ेगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर डिटेल्स अंडर GSTR1. सो GSTR1 में जो अलग अलग पॉइंट्स है वो एक एक करके हमें मेंशन करने पड़ेंगे. सो लेट अस से GSTR1 का प्राइमा फेसी जो पोर्टल है वो इनवॉइस की डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे भरनी है. इसके अलावा ऑब्वियसली GSTR1 में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी है, बट ये प्राइमा फेसी डिटेल्स है कि भाई ये जो आपको भरनी पड़ेगी. जैसे पॉइंट नंबर 4A है, 4B है, 4C है, 6B है, 6C है. ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप GSTR1 के जो CGST के रूल्स है वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई 4A किसके रिलेटेड है, 4B किसके रिलेटेड है, 4C किसके रिलेटेड है, 6A किसके रिलेटेड है, 6B किसके रिलेटेड है. अगर थोड़ा थोड़ा डिटेल्स अगर हम डिस्कस करें तो जैसे यहाँ पे जो भी ओवरऑल डिटेल्स है उसमें जो 6A नंबर का पॉइंट है वो एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड है. तो जो भी आपके एक्सपोर्ट्स के ट्रांजेक्शन जो है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी. बट अगर आपने SEZ को सप्लाई किया है और अगर आपके डीम्ड एक्सपोर्ट्स है तो वो 6B और 6C में फॉल होता है. देखिए, एक्सपोर्ट्स की डिटेल 6A में फॉल होती है, बट SEZ सप्लाई को हम 6B में डालते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी. सेम वे अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो वो 6C में आता है तो उसकी डिटेल्स भी अगेन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी. बट एक्सपोर्ट्स की प्योर डिटेल्स आपको यहाँ पे रेफर करनी है. अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 4A नंबर का पॉइंट है, 4B नंबर का पॉइंट है और 4C नंबर का पॉइंट है, ये आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स है आउटवर्ड सप्लाई के. जो भी आउटवर्ड सप्लाईज आपने प्रोवाइड की है वो सारे के सारे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल आप 4A, 4B और 4C के अंदर देने वाले. तो ये आपकी जनरल डिटेल्स हो गई. ओवर एंड अबव दैट अगर मैं 5A, 5B की बात करूं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लार्ज ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं. यू कैन रेफर दिस, दे आर कॉल्ड एज लार्ज ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजेक्शन्स लार्ज माने जाते हैं? जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू के ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, उसको हम लार्ज ट्रांजेक्शन्स मानते हैं. मैं वापस बता रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू के. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ट्रांजेक्शन है जो B2C वाले हैं. अगर वो B2B वाले हैं तो ऑलरेडी उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हो. यहाँ पे हम B2C के ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स की बात कर रहे हैं. सो व्हेन आई से B2C लार्ज इनवॉइस ट्रांजेक्शन तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 5A और 5B के अंदर. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई से B2C ट्रांजेक्शन्स तो यहाँ पे B2C ट्रांजेक्शन्स में भी इंटरस्टेट B2C ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स मांगी गई है. कोई भी इंट्रास्टेट B2C ट्रांजेक्शन की डिटेल नहीं है. वो जैसे ही हम फॉर्म ओपन करेंगे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. बट B2C और लार्ज ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करने पड़ेगी अंडर 5A और 5B पॉइंट. अच्छा, ओवर एंड अबव दैट आपने जो भी डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स बनाए हुए हैं उसकी डिटेल्स आप 9B और 9C के अंदर देने वाले हैं. याद रखिएगा, 9B के अंदर हम डेबिट नोट्स की डिटेल देंगे व्हेन इट इज़ विद रजिस्टर्ड पर्सन, एंड 9C के अंदर हम लोग वही 9B के अंदर हम लोग अनरजिस्टर्ड की डिटेल एक अलग कॉलम में देंगे, अलग टेबल में देंगे. तो ये हमारा GSTR1 का इनवॉइस का बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया. ओवर एंड अबव दैट देयर आर एडिशनल डिटेल्स जो आपको देनी पड़ेगी, बट वो हम लोग सेकेंडरी स्टेज पे डिस्कस कर रहे हैं. प्राइमरी स्टेज पे हम लोगों को ये मेन डिटेल्स डिस्कस करनी है. याद रखिएगा, 4A जो फर्स्ट पॉइंट है, 4A, 4B, 4C जो आपके हर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बात कर रहा है. 6B, 6C जो आपके SEZ और डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, वो सारी डिटेल्स हम पहले पॉइंट में देंगे. जबकि अगर एक्सपोर्ट इनवॉइसेज है तो उसकी डिटेल्स हम लोग 6A में यहाँ पे दे देंगे. कीप दैट इन माइंड. जो आपके B2C ट्रांजेक्शन्स है, व्हेन आई यूज द वर्ड एज B2C ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें हम अलग अलग कैटेगरीज आइडेंटिफाई करेंगे. एक ऐसे B2C ट्रांजेक्शन्स जो B2C ट्रांजेक्शन्स लार्ज है और जो इंटरस्टेट है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है. बट जो B2C ट्रांजेक्शन्स लार्ज नहीं है
और जो लार्ज है बट वो इंट्रा स्टेट है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जो 9B और 9 अगेन 9B दोनों पॉइंट है बट उसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल्स देनी है, जबकि यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन से है, यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। लेट अस अंडरस्टैंड ये डिटेल्स कैसे भरनी है। सो लेट अस गो इन पॉइंट 4A 4B 4C एंड ऑल दोज थिंग्स। सो पॉइंट 4A के अंदर अगर हम जाए तो फ्रेंड्स प्राइमा फेसी ये फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। इट इज़ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, इट इज़ B2B इनवॉइसेस और आपको सारे के सारे B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और ये जो डिटेल्स आप डालेंगे तो वो एक बार आपको एक एक करके इनवॉइसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो इनवॉइसेस अगर ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल समरी दिखेगा। नाउ हाउ डू वी ऐड द इनवॉइसेस एंड हाउ डू वी कंसिडर द डिटेल्स ऑफ द सेम। सो अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है वो ये है कि रिसीवर का GSTIN। सो कीप दैट इन माइंड, अगर आपका रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही वो B2B में हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। अच्छा, कोई बोले कि मैं ऐसी कोई बिजनेस एंटिटी को बेच रहा हूँ जो अनरजिस्टर्ड है, फ्रेंड्स अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो हम उसको B2C में ही डालते हैं। हम B2B में खाली क्या गिनते हैं, B2B में ओनली रजिस्टर्ड पर्सन से हुए ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पे गिनने पड़ेंगे। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, यहाँ पे रिसीवर का GSTIN डालना है या उसका UIN डालना है बराबर। उसके साथ साथ जैसे ही आप ये डिटेल यहाँ पे डालोगे तो ये नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप GSTIN डालें, यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस नंबर आपको अलॉन्ग विद दैट डालना है कि भाई कौन से इनवॉइस नंबर के थ्रू आपने गुड्स बेचे हुए हैं। सो कोई बोले कि मुझे हर इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको हर इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी ही पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव इनवॉइस डेट। अच्छा, जैसे ही आप इनवॉइस डेट डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा POS। when I click on the POS बटन, सो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की डिटेल्स अलग करनी पड़ेगी। सो द मोमेंट लेट्स से हम लोग गुजरात के असेसी है और अगर हम लोग गुजरात सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो गुजरात टू गुजरात हुआ है। सो गुजरात टू गुजरात हुआ है तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि आपको CGST और SGST चार्ज करना है। सो आप जैसे ही देखोगे नीचे टेबल में तो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि गुजरात टू गुजरात ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आपको कैसे देनी है। लेट अस अंडरस्टैंड, गुजरात टू गुजरात अगर वापस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे CGST और SGST की डिटेल एक्टिवेट होती हुई मिलेगी और आप देखेंगे यहाँ सप्लाई टाइम पे इंट्रा स्टेट आ गया है ऑटोमेटिकली। बट अगर उसके अलावा हम कोई और स्टेट सिलेक्ट करें, कोई भी और स्टेट सिलेक्ट, जैसे मैं गुजरात में हूँ बट मैं कोई भी और स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से हमने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की डिटेल डाल दी है, तो कोई बात नहीं, मैं गुजरात से यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और अगर मैं यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंटर हो गया और अगर ये इंटर हो गया तो यहाँ पे IGST की डिटेल आ जाएगी। सो यहाँ पे मुझे टैक्सेबल वैल्यू डालना है, यहाँ पे मुझे IGST की डिटेल डालनी है और यहाँ पे मुझे उसके सेस अगर एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल डालनी है। तो कीप दैट इन माइंड कि अगर मैं ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या डिटेल देनी है। मुझे रिसीवर का GSTIN डालना है, नाम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस नंबर डालना है मुझे और अलॉन्ग विद दैट मुझे इनवॉइस डेट डालना है। इनवॉइस डेट डालने के बाद मुझे यहाँ जो भी क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करने हैं कि भाई मैं सेम स्टेट में कर रहा हूँ, अदर स्टेट में कर रहा हूँ। साथ में मुझे इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे शो करना है, ये मुझे प्राइमा फेसी डिटेल्स देनी है। CGST और IGST और SGST जो भी पेएबल होगा वो रेट वाइज आ जाएगा। यानी आपने एक इनवॉइस में अगर 10 अलग अलग डिटेल्स दी हुई है, यानी एक इनवॉइस के थ्रू मैंने गुड्स बेचे जिसमें कुछ गुड्स 18% के लिए, कुछ गुड्स 28% के लिए, कुछ गुड्स 5% के लिए, कुछ गुड्स 12% में है, तो वो सबकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि भाई 0% वाले कितने गुड्स बेचे, 5% वाले कितने गुड्स बेचे, 12% वाले कितने गुड्स बेचे, 18% वाले कितने गुड्स बेचे, 28% वाले कितने गुड्स बेचे, ये सब की डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाई जब भी हम टैक्सेबल सप्लाईज देंगे उन सब की डिटेल्स यहाँ पे देंगे और सारे इन्वॉइसेस की डिटेल्स यहाँ पे आपको कंपलसरी बेसिस पे शो करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई बोले कि अगर मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ एग्जम्प्ट ट्रांजेक्शन किया हुआ, यानी ऐसे कोई गुड सप्लाई की है जो एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे 0% कैटेगरी में शो कर देंगे। सो उसके कारण आपका कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। सो नील रेटेड, जैसे मान लो कि मैं टैक्सेबल गुड्स भी बेचता हूँ और मैं नील रेटेड गुड्स भी बेचता हूँ, तो जो भी नील रेटेड गुड्स मैंने दिए होंगे वो मैं 0% में यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी अराइज नहीं होगा।
सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें GSTN में शो करना है, GSTR 1 में शो करना है। लेट अस गो बैक टू द बेसिक एंड वापस एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये सारे जितने भी इनवॉइसेज आप अपलोड करोगे वो उस कैटेगरी में वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। फिर आप अपना सेव करेंगे, सबमिट करेंगे तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल शो हो जाएगी। ये मैंने आपको एक डिटेल बताया, पॉइंट नंबर 10। नाउ लेट अस गो फॉर सेकेंड डिस्कशन, दैट इज एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तो हम एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस की डिटेल कैसे देंगे? अब फ्रेंड्स, जैसे आपको समझ में आता है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में हम लोग ऐसी पार्टी को बेच रहे हैं जिसकी कोई डिटेल अवेलेबल ना हो, क्योंकि डिटेल फॉरेन मार्केट में मानी डिटेल अवेलेबल होगा, माने जीएसटी का डिटेल अवेलेबल नहीं होगा। तो दैट मीन्स अब जो डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे वो डिटेल्स में हमें GSTIN डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों GSTIN डालने की कोई ज़रूरत नहीं है? तो कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा GSTIN तो ऑलरेडी है वेबसाइट में, हमें कस्टमर का GSTIN डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल इनवॉइस नंबर से ही डिटेल्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, अलॉन्ग विद दैट इनवॉइस डेट डालेंगे। अब ये हमारे GST के डॉक्यूमेंट हो गए, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। साइमल्टेनियसली अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें शिपिंग बिल होता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट का नंबर डालना है और यहाँ पे शिपिंग बिल की डेट डालनी है। जैसे ही आप ये एक्सपोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल का नंबर, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे हमें शिपिंग बिल की डेट डाल देनी है। यानी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल का डेट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट कोड अवेलेबल है, वो मैंडेटरी डिटेल नहीं है, बट हर पोर्ट को एक ऑलरेडी कोड दिया हुआ है कि भाई मुंद्रा पोर्ट तो क्या उसका कोड है, कंडला पोर्ट तो क्या उसका कोड है, मुंबई का JNPT है तो उसका कोड है। तो हर एक का कोड आपको यहाँ पे डालना है। ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वो इंटरस्टेट कैटेगरी में ही शो होगा, इंट्रास्टेट होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंस इट इज़ इंटरस्टेट तो ऑब्वियसली IGST का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अच्छा, GST पेमेंट में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स जा सकते हैं या तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जा सकते हैं। अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो जो टैक्स का अमाउंट है वो आप नीचे शो करेंगे टैक्सेबल वैल्यू और IGST कैटेगरी में। और अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे IGST कॉलम में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको वैल्यूएशन वाला पोर्शन ही शो करना है। सो फ्रेंड्स, ये मेनली हमारे एक्सपोर्ट्स के डिटेल्स है। एक बार वापस बता देता हूँ, हमें इनवॉइस नंबर शो करना है, हमें इनवॉइस डेट शो करना है, साइमल्टेनियस बेसिस पे शिपिंग बिल नंबर शो करना है और शिपिंग बिल का डेट शो करना है। पोर्ट कोड मैंडेटरी नहीं है, बट हर पोर्ट का एक कोड होता है, वो कोड आपको डालना है जो आपको ऑब्वियसली शिपिंग बिल से मिल जाएगा। और सप्लाई टाइप है जो इंटरस्टेट है आपका, तो वो आपको यहाँ पे कंपलसरी इंटरस्टेट ही रहेगा सिंस यू आर मेकिंग एक्सपोर्ट। और विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। सो अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप दोनों में से जहाँ पे जाना चाहते हो, अकॉर्डिंगली वैल्यू और टैक्स का अमाउंट, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो टैक्स का अमाउंट लिखना पड़ेगा और अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो टैक्स का अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस में देनी पड़ेगी। अच्छा, वंस यू सबमिट दैट तो सारी डिटेल्स यहाँ पे इनवॉइसेस की अवेलेबल हो जाएगी एंड अगेन यू कैन गो बैक टू रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन सबमिट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन। लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, दो टाइप के इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। एक जो आपको देनी है जनरल डिटेल्स, सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं। मूविंग अहेड विद दैट, कुछ और डिटेल्स आपको सबमिट करनी है जिसमें हम 5A 5B की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 5A 5B किसके रिलेटेड है? तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 5A 5B में हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन से हुए ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। सो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे देनी है। अच्छा, जहाँ पे वैल्यू of a transaction is exceeding 2.5 lakh. So unregistered person, value of a transaction exceeding 2.5 lakh, and very very important, मुझे ये तब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है व्हेन इट इज इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। ये तीनों चीज मैच हो जाए तो ही ये डिटेल मुझे देनी है। वापस बता रहा हूँ, 2.5 लाख का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए और इंटरस्टेट में होना चाहिए। इफ यस तो ही ये डिटेल्स आप भर पाएंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको अलग अलग डिटेल्स सबमिट करनी है। अच्छा, POS की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स कौन से स्टेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें देनी है। सो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट की डिटेल्स दे दी जाएगी। ये सारे स्टेट्स की डिटेल्स अगर आप यहाँ पे भरोगे तो वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर रहे हैं, गोवा सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। द मोमेंट वी विल सिलेक्ट गोवा, सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड वन स्टेट। Now we will give the detail of invoice number. Along with that we will write the invoice date and along with that we will write the total invoice value.
कीप दैट इन माइंड। अगर 2.5 लाख रुपए से कम अमाउंट का इनवॉइस है तो वो आपको यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक और डिटेल यहाँ पे डिमांड कर दिया जाएगा, एंड दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर का GSTIN। सो अगर मैं अमेजोन के थ्रू ऑफर कर रहा हूँ तो मुझे अमेजोन का GSTIN डालना है। अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑफर कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट का GSTIN डालना है। तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, बट ये तब एक्टिवेट होगी जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं किसके साथ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ। और ऑब्वियसली आपको टैक्सेबल वैल्यू और GST का डिटेल तो देना ही पड़ेगा। सो ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। कीप दैट इन माइंड। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हो गई ऐसे गुड्स की जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो। अच्छा, और अगर आप बोलो कि मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एक ही पार्टी को, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो, अदरवाइज भी बेच रहे हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। कब देनी है, जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ, और अलॉन्ग विद दैट साइमल्टेनियस बेसिस पे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ लार्ज अमाउंट का। अच्छा, कीप दैट इन माइंड। जब भी मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचूं या डायरेक्टली अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचूं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इनवॉइस के अंदर मैं एक से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करूं। और अगर एक ही इनवॉइस के अंदर मैं एक से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस सिनारियो में एक से ज़्यादा डिटेल्स मैंने 5 प्रोडक्ट बेचे, मैंने 10 प्रोडक्ट बेचे, मैंने 15 प्रोडक्ट बेचे, एक ही इनवॉइस के थ्रू बेचे, तो अगेन मुझे ये पूरा बाइफिकेशन देना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा टैक्स का रेट एप्लीकेबल है, और मुझे उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी और यहाँ पे टैक्स का कंपोनेंट शो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बन जाता है 5A 5B के अंदर, कि जहाँ पे मैंने B2C ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं और लार्ज ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं। ये सारी डिटेल्स सबमिट करने के बाद जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे सारे इनवॉइसेस की डिटेल्स मिल जाएगी, और उसके बाद मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। ये करने के बाद मुझे ऑब्वियसली अगेन इट विल रूट बैक टू माई बेसिक फ्रंट पेज, और मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स और भरनी है। अगर मान लो कि करंट पीरियड में मैंने कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाया है तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेट अस अंडरस्टैंड, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल्स हम लोग 2 कैटेगरी में देते हैं। एक जहाँ पे हम रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल आती है, और दूसरा जहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल आती है। लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करें तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल कैसे भरनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 कॉलम्स अवेलेबल है। जो 4 कॉलम्स अवेलेबल है उसमें सबसे पहला है द ट्रांजैक्शंस टू बी अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, जो दूसरा है दैट इज ट्रांजैक्शन टू बी अपलोडेड बाय टैक्स रिसीवर, तीसरा है जो ट्रांजैक्शन जो हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, या कौन मॉडिफाई कर रहा है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं नहीं, रिसिपिएंट मॉडिफाई कर रहा है, और चौथा ऐसा है जहाँ पे हमने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाया है बट जो रिसिपिएंट है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये तब आपको भरना है जब आप ट्रांजैक्शंस की बात करें डेबिट नोट क्रेडिट नोट विद रजिस्टर्ड पर्सन। एक और पॉइंट था फ्रेंड्स जहाँ पे हम देख सकते थे कि जब ट्रांजैक्शंस हो अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ और डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात आए तो ये बाकी की 3 डिटेल्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, खाली एक ही डिटेल आपको भरना पड़ेगा, एंड दैट इज अपलोडेड बाय टैक्स पेयर। लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या डिटेल्स हमें यहाँ पे सबमिट करनी है। सो अगर टैक्स पेयर की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जैसे ही आप जाएंगे आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अच्छा, केनाई से मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था कि ये हम तब शो करेंगे जब हम रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स सबसे पहले रिसीवर का GSTIN डालना पड़ेगा आपको, उसके कारण रिसीवर का नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर डालना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले डेबिट नोट का नंबर क्रेडिट नोट का नंबर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक नोट टाइप करके एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप नोट टाइप वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस नोट टाइप वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, या आपका क्रेडिट नोट है या आपका डेबिट नोट है। तो जैसे ही आप क्रेडिट नोट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिट नोट की तरह जाएगा। अगर आप डेबिट नोट सिलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन डेबिट नोट के हिसाब से जाएगा। अच्छा, फिर आप उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, फिर वो कब बना है उसकी डेट डाल दीजिए। अच्छा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके रिगार्डिंग ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना हुआ है आपको उस ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर डालना है, उसकी डेट डालनी है। सो ये बेसिक आपका हो गया। एक आप रिसिपिएंट का GSTIN डालें, दूसरा आप अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालिए,
तीसरा आप उसकी डेट डालिए, चौथा आप सप्लाई जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के थ्रू आपने सप्लाई किया था वो नंबर डालिए, उसका डेट डालिए, ये इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट कितनी अमाउंट का है, उसका वैल्यू क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सो दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट फॉर विच यू आर गोइंग फॉर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अच्छा, सप्लाई का टाइप क्या है, तो अगर आप सप्लाई का टाइप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। इज इट डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, और इज इट अ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं इंटरस्टेट वाला कंपोनेंट। अगर हम इंटरस्टेट वाला कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे अपने आप ही डिटेल एक्टिवेट हो गया है IGST के रिगार्डिंग। जबकि अगर मैं ये बात करूं कि मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट इंट्रास्टेट का सिलेक्ट करता, तो उसकी जगह पे यहाँ पे जो आज IGST है उसकी जगह पे हो जाएगा CGST SGST कंपोनेंट। सो सप्लाई टाइप आपको इंटरस्टेट इंट्रास्टेट के हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके दे देगा। अच्छा, देयर इज वन मोर ऑप्शन विच सेज व्हाई यू आर रेजिंग अ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, क्योंकि बहुत सारे रीजन से डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ओरिजिनल जो इनवॉइस दिया था सप्लायर को, वो मुझे गुड्स रिजेक्ट करके वापस दे रहा है, आई मीन रिसिपिएंट जो मेरा है वो मेरे गुड्स रिजेक्ट करके वापस दे रहा है, तो उस रीजन से भी क्रेडिट नोट बन सकता है, यानी सेल्स रिटर्न के कारण क्रेडिट नोट बन सकता है। सेम वे मैंने कोई कस्टमर को ऐसा ऑफर दिया था कि तू 15 दिन में पेमेंट करेगा तो मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट भी अलाउड है, उसके कारण क्रेडिट नोट बन रहा है। सेम वे मान लीजिए कि हमने एक अग्री किया था कि मैं आपको 1 लाख रुपए में ये सर्विस दूंगा, और उसके हिसाब से आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया था, और बाद में डेफिशिएंसी ऑब्जर्व हो रहा है, यानी बाद में मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ बट यू आर सेइंग दैट दैट इज नॉट अप टू द मार्क, एंड दैट इज व्हाई यू आर बार्गेनिंग विद मी कि भाई 1 लाख की जगह मैं तो आपको 90,000 के हिसाब से ही दूंगा या 80,000 के हिसाब से ही दूंगा। या फिर मान लो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पूरा था और मैं 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, तो उस सिनेरियो में डेफिशिएंसी ऑब्जर्व हुआ है, तो डेफिशिएंसी के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज होगा। अच्छा, ओरिजिनल इनवॉइस में कोई फिगर लिखने में गलती हो गया है तो उसका करेक्शन होगा, तो उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ सप्लाई चेंज हो जाए, मान लीजिए कि मुझे लग रहा था कि भाई CGST SGST लगना चाहिए क्योंकि गुजरात टू गुजरात ट्रांजैक्शन हुआ है, एट अ लेटर स्टेज आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं ये गुजरात टू गुजरात नहीं है, तो गुजरात टू महाराष्ट्र था, तो उसके कारण पॉइंट ऑफ सप्लाई चेंज हो रहा है। तो मैंने जो ओरिजिनल इनवॉइस बनाया था उसमें मैंने CGST SGST लगाया होगा, जबकि अब मुझे रिवाइज करना पड़ेगा विद IGST, तो उसके कारण मैं ये करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम लोग अपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू करने वाले, तो वो रीजन आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप डिटेल सबमिट करोगे, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, यहाँ पे आपको GST का अमाउंट देना है, और ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ये ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली ये डिटेल्स ऐड हो जाएगी और हम लोग अगेन प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे। उस प्रीवियस पेज पे आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्रेडिट नोट बनाऊं, उसकी जगह पे मेरा जो रिसिपिएंट है वो डेबिट नोट बना रहा है, तो अगर रिसिपिएंट डेबिट नोट बना रहा है तो देन इट विल बी अपलोडेड बाय रिसीवर। तो रिसीवर अपना डेबिट नोट बना के मुझे यहाँ पे भेजेगा, तो उसकी डिटेल मुझे रिसीवर अपलोड करेगा, उसके हिसाब से मिलेगा। जबकि अगर मैं खुद क्रेडिट नोट बना के दे रहा हूँ अपने रिसिपिएंट को, तो उस सिनेरियो में मैं टैक्स पेयर कैटेगरी में डिटेल अपलोड करूँगा। सो कीप दैट इन माइंड कि अगर आप अपलोड करोगे तो वो यहाँ पे डिटेल आएगी, बट अगर आपका रिसिपिएंट अपलोड करेगा तो उसकी डिटेल वो अपलोडेड बाय रिसीवर में शो हो जाएगा। अच्छा, सेम वे आपका कोई सप्लायर हो और उसके लिए आप डेबिट नोट बनाए, तो उस सिनेरियो में उसके वहाँ पे शो होगा एज अपलोडेड बाय रिसीवर। सो देयर कैन बी 2 ways, वन बाय विच अपलोडेड बाय टैक्स पेयर है, अनदर बाय अपलोडेड बाय रिसीवर है। तो ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी इस कैटेगरी के अंदर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज हुआ है बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बट देयर इज अनदर कैटेगरी वेयर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इज रेज बाय एक्चुअली अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो लेट अस गो इनटू दैट कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज ट्रांजेक्शन कैन बी अपलोडेड बाय टैक्स पेयर ओनली। अब आप ऐड डिटेल्स कैटेगरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले टाइप, तो टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा B2C, यानी B2C ट्रांजेक्शन्स है जहाँ पे हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ जा रहे हैं। अच्छा, कोई बोले कि अगर रजिस्टर्ड हो तो फ्रेंड्स आ गया ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दैट मीन्स इट्स B2C कैटेगरी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 2 more options, दैट इज वन इज एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स, अनदर इज एक्सपोर्ट विद टैक्स। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो वो फॉरेन मार्केट के साथ हुआ ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पे जो हमारा कस्टमर है वो डेफिनेटली फ्रेंड्स अनरजिस्टर्ड ही होने वाला है, वो रजिस्टर्ड होने वाला नहीं है।
तो जब भी हम रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करें तो हमें रजिस्टर्ड पर्सन का GSTIN देना पड़ता है। बट अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करें तो वैसे हमको खाली B2C कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट ही करना है। जैसे ही हम B2C कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो कोई GSTIN की डिटेल मांगने वाला नहीं है। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर देना है, उसकी डेट देनी है, इनवॉइस नंबर देना है, उसकी डेट देनी है, बराबर। अगेन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेबिट नोट है तो उस तरह इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्रेडिट नोट है तो उस तरह इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगेन आप नोट वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप नोट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन सिलेक्ट कीजिए कि क्यों आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक है, कौन सा रीजन है। वो सारे रीजन हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो वापस वो रीजन वाली कैटेगरी में मैं नहीं जा रहा हूँ। बट कीप दैट इन माइंड कि कोई भी रीजन से आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज करें तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। वन वेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, एंड दैट इज प्री GST रेजिम। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ट्रांजेक्शन हमने ओल्ड लॉ में किया हुआ है और उसकी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आज रेज करनी पड़ रही है, तो वो सारी डिटेल आपको प्री GST रेजिम के अंदर डालना पड़ेगा। क्योंकि आई होप आप सबको पता है कि अगर ओल्ड रेजिम में ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर GST आने के बाद वो वापस आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसकी डिटेल तो GST में ही शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसे प्री GST रेजिम के अंदर शो कर देंगे। एंड द मोमेंट हम लोग उसे प्री GST रेजिम के अंदर शो कर देंगे तो उसके रिगार्डिंग हमें प्री GST रेजिम के सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है इनवॉइस डिटेल्स के अंदर। और जैसे ही हम इनवॉइस डिटेल्स के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था, प्रीवियस पेज था, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। और जैसे ये डिटेल्स कंफर्म करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग हमारे फ्रंट पेज तक पहुंच जाएंगे। ये फ्रंट पेज में जैसे फ्रेंड्स हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमें कौन सी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, तो GSTR1 के प्राइमा फेसी ये 5 टाइप के डिटेल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं। यहाँ पे हम हर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम B2C कैटेगरी में जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल्स भर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल भर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के साथ। यहाँ पे हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल भर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ। और एक्सपोर्ट्स की डिटेल्स खाली हमें यहीं पे शो करनी है और कोई जगह उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा GSTR1 का प्राइमा फेसी डिटेल। अच्छा, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको GSTR1 के लिए एडिशनल डिटेल्स भी देनी है, अदर डिटेल्स भी देनी है। ये अदर डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देनी है, तो क्या B2C के अदर ट्रांजेक्शन्स। कौन से अदर ट्रांजेक्शन, तो क्या वो ऐसे ट्रांजेक्शन जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स है, तो वो सारे स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमें शो करने हैं। B2C में लार्ज ट्रांजेक्शन्स हम ऑलरेडी ऊपर शो कर चुके हैं। B2C में स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, हमने जो भी नील रेटेड सप्लाई दिया हुआ है, जो भी एग्जम्प्टेड सप्लाई दिया हुआ है, जो भी नॉन GST सप्लाई दिया है, उन सब की डिटेल्स फ्रेंड्स यहाँ पे शो करनी है। सेम वे अगर हमें कोई एडवांस रिसीव हुआ है करंट पीरियड में तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे शो करेंगे। बट अगर प्रायर पीरियड में एडवांस रिसीव हो चुका था और उस टाइम पे उसके ऊपर GST भर दिया था और इस पीरियड में उसका इनवॉइस बन रहा है तो उसका जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो 11B नंबर के पॉइंट में हमें देना है। तो अगर करंट पीरियड में एडवांस रिसीव हो तो हम यहाँ पे शो करेंगे, और प्रीवियस पीरियड में एडवांस रिसीव हो चुका था जिसका बिल आज बन रहा है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे शो करेंगे। लास्ट में आपको HSN वाइज समरी देना है और सबसे लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट जितने भी इस पीरियड में इशू है उसकी डिटेल देनी है। कि भाई मान लो कि मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मुझे इनवॉइस नंबर देने हैं, तो कि भाई मैंने 1 से लेकर 100 इनवॉइस नंबर के बिल्स इस पीरियड में इशू किए तो मुझे उसकी वहाँ पे समरी देनी है। अगर मैंने रिवाइज इनवॉइस इशू किए तो रिवाइज इनवॉइस की समरी मुझे इशू करनी है। अगर मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए तो कि 1 महीने में मैंने 10 डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए तो मुझे उसकी डिटेल देनी है। तो ये तो दोनों फ्रेंड्स समरी हो गया, बट मेनली ये 4 डिटेल्स है जो हमें रिफ्लेक्ट करनी है। तो लेट अस गो अंडर पॉइंट नंबर 7 जहाँ पे हमें B2C ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देनी है। अच्छा, B2C ट्रांजेक्शन्स में हमें कौन सी डिटेल्स देनी है, 2 मेन कैटेगरी है। या तो हमने ई-कॉमर्स के थ्रू बेचा है या तो हमने अदर देन ई-कॉमर्स के थ्रू बेचा है। दिस इज वेयर वी गिव डिटेल ऑफ ई-कॉमर्स एंड दिस इज वेयर वी गिव डिटेल ऑफ अदर देन ई-कॉमर्स। लेट अस से हाउ टू गिव डिटेल्स। सो यहाँ पे हमें ऐड करना है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा कि हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन्स की बात करें, B2C का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे GSTIN नहीं मांगा जाएगा किसी का भी। आपका GSTIN ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है और आप B2C कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले का GSTIN देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या डिटेल देनी है? पॉइंट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई CGST है, SGST है, IGST है, क्या है। कोई बोले हमने ऑलरेडी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की डिटेल तो दे दी थी। फ्रेंड्स वो तो हमने लार्ज ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दी थी। इफ़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर इन्वॉल्व देन आपको वहाँ पे डिटेल देनी ही नहीं है। वो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स की डिटेल तो आप यहाँ पे देंगे। सो यहाँ पे हम लोग स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देंगे, फिर चाहे वो इंटरस्टेट हो कि वो इंट्रा स्टेट हो, सारे यहाँ पे डिटेल्स हमें सबमिट करनी है। तो कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, साथ में हमें टैक्सेबल वैल्यू शो करना है जितना भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन है। सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई में सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से झारखंड हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो झारखंड सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे IGST इंटरस्टेट हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट हमें शो करना है। कोई बोले ये तो एप्लीकेबल नहीं, अभी हमने वैल्यू नहीं डाला है। जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे कोई भी फिगर डाल रहे हैं, लेट्स से 1000 रुपये का फिगर हमने डाला हुआ है, तो उस सिनारियो में उस 1000 रुपये के फिगर के कारण यहाँ पे हमें IGST का डिटेल आ जाएगा। अच्छा, कोई बोले क्या हमें इनवॉइस नंबर के साथ डिटेल देनी है? नहीं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड डिटेल देनी है। कॉन्सोलिडेटेड डिटेल इन द सेंस कि भाई मैंने झारखंड में कितने अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचे। अगर एक पीरियड में मैं झारखंड में 10 अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेच रहा हूँ तो वो 10 का जो कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे डालना है और मुझे यहाँ पे रेट सिलेक्ट करना है कि कितना % रेट एप्लीकेबल है और IGST और सेस। यानी कीप दैट इन माइंड, मुझे स्टेट वाइज, मुझे रेट वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि मैं झारखंड में 10 जन को गुड्स बेचता हूँ, 10 के साथ मैंने जो टोटल ट्रांजैक्शन की है वो 2.5 लाख रुपए से कम के, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो उसकी डिटेल तो ऑलरेडी एक अलग कैटेगरी में आप दे चुके हो। बट अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट देंगे। मान ले 10 पार्टी है, हर एक के साथ साथ मैंने 2 ट्रांजेक्शन किए, तो दैट मीन्स टोटल 20 ट्रांजेक्शन हुए जिसकी डिटेल मैं यहाँ पे दूंगा। अच्छा, मान लो एक ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए का है तो 20 ट्रांजेक्शन के हिसाब से यहाँ 20 लाख रुपए आएंगे, तो अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे IGST शो करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी एक कंपोनेंट हो सकता है क्या, तो कि भाई झारखंड में तुमने 10 पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया, हर ट्रांजेक्शन हर पार्टी के साथ 2 बिल के साथ ट्रांजेक्शन किया है, तो 2 बिल की डिटेल मैं दूंगा। बट क्या एक ही प्रोडक्ट सबको बेचा हुआ है कि सबको मैं अलग अलग प्रोडक्ट 2 बिल बनाए, एक बिल में एक ही प्रोडक्ट है? अगर एक बिल में एक ही प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट का टैक्स का रेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। बट अगर एक बिल में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दैट मीन्स अब मुझे प्रोडक्ट वाइज भी डिटेल देनी पड़ेगी। यानी मुझे झारखंड में ऑप्शन देने पड़ेंगे कि झारखंड सिलेक्ट करूंगा मैं, फिर उस कैटेगरी में साथ में मेरे पास रेट का ऑप्शन आ जाएगा। यानी रेट में यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन हो गए। अभी होगा क्या पता है, अगर मान लो कि मैंने 10 अलग अलग पार्टी से ट्रांजेक्शन किए, वो 10 पार्टी में हर पार्टी के 2 बिल बनाए, वो हर बिल में मैंने 3 प्रोडक्ट शो की हुई है, तो दैट मीन्स एक प्रोडक्ट 5% है, एक प्रोडक्ट 12% है और एक प्रोडक्ट 18% है। तो उस सिनेरियो में होगा क्या, मुझे झारखंड की डिटेल 3 बार ऐड करनी पड़ेगी। पहली बार मैं ऐड करूंगा झारखंड की डिटेल 10 पार्टी 20 बिल का टोटल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज लायबल फॉर 5%। मैं वापस बता रहा हूँ, 10 पार्टी के लिए, सबके लिए झारखंड स्टेट है तो झारखंड में सिलेक्ट करूंगा। फिर मुझे वो 10 पार्टी जिनके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया हो, वो 10 पार्टी का, ऑल पार्टीज का मुझे यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू शो करना है। बट टोटल टैक्सेबल वैल्यू में प्रोडक्ट्स तो अलग अलग है, यानी 5% वाले प्रोडक्ट का वैल्यू अलग होगा, 12% वाले प्रोडक्ट का वैल्यू अलग होगा और 18% वाले प्रोडक्ट का वैल्यू होगा अलग। सो 10 पार्टी 2 बिल हर पार्टी का, माने 20 बिल में जो 5% वाले रेट का टोटल वैल्यू है वो मैं यहाँ पे शो करूंगा। फिर मैं 5% का यहाँ पे रेट शो करूंगा। तो जैसे ही मैं 5% का रेट यहाँ पे शो करूंगा तो अब मुझे उस 5% वाला इंटीग्रेटेड टैक्स डालना है। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 1000 लिया है, 5% शो किया तो दिस इज मीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, और अगर सेस एप्लीकेबल होता है तो मुझे वो भी शो करना है। अब सिमिलर टाइप मैं वापस डिटेल, ये तो ऐड कर दिया मैंने, सेव कर दिया, अब मैं दूसरी डिटेल ऐड करूंगा। तो जब दूसरी डिटेल ऐड करूंगा तो दूसरी डिटेल में वापस मैं झारखंड सेलेक्ट करूंगा। अब वापस मैं उन्हीं
10 पार्टी जिनको 2-2 बिल यानी 20 बिल दिए, उन बिल में जितना 12% वाला कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे वैल्यू टोटल शो करूंगा और फिर यहाँ पे मैं 12% का टैक्स रेट सिलेक्ट करूंगा, तो अकॉर्डिंगली 12% का डिटेल आएगा। सेम वे मुझे 18% का डिटेल देना है। अच्छा, मुझे ये सारी डिटेल स्टेट वाइज देनी है, तो झारखंड का डिटेल दिया। अब सेम वे मुझे अगर कोई और स्टेट में ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। लेट्स से और कोई स्टेट है महाराष्ट्र, तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट गुजरात है तो यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ इंट्रा स्टेट हो जाएगा, तो यहाँ CGST और SGST की फिगर आ जाएगी। बट ये सारे ट्रांजेक्शन मुझे देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हम कौन से ट्रांजेक्शन देते हैं, B2C के सारे ट्रांजेक्शन देते हैं, B2B के ट्रांजेक्शन देते नहीं है। B2C एंड दैट टू स्मॉल ट्रांजेक्शन्स। अगर वो लार्ज ट्रांजेक्शन्स है तो उसकी डिटेल ऑलरेडी हम लोग 0.5A में डिस्कस कर चुके हैं, 0.5B में डिस्कस कर चुके हैं ना। ये हो गया फ्रेंड्स B2C कैटेगरी। लेट अस अंडरस्टैंड 8A, 8B, 8C एंड 8D। फ्रेंड्स यहाँ पे तो एकदम सिंपल डिटेल आपको देना है। क्या? तो कि आपने नील रेटेड, ये पहला कॉलम आप देख सकते हैं नील रेटेड, दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई, और तीसरा कॉलम आप देख सकते हैं नॉन GST सप्लाई। ये तीनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी है कि भाई आपने कितने नील रेटेड ट्रांजेक्शन शो किए, कितने एग्जाम सप्लाई शो किए और कितने नॉन GST सप्लाई शो किए। जितने भी किए हो उसको 4 पार्टी में बाइफरगेट करके देना है, यानी इंटरस्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रास्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू ही शो करना है, टैक्स तो कोई एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, कोई बोले नील रेटेड में क्या आएगा, तो क्या मैंने वेजिटेबल सप्लाई की है तो वो नील रेटेड में आएगा। अच्छा, दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने वेजिटेबल सप्लाई नहीं की है बट मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया या कोई ऐसी सर्विस दी जो एग्जम्प्ट है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अदर देन नील रेटेड, यानी जो नील रेटेड है 0% वाले वो यहाँ पे आएंगे, जो नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट है वो यहाँ पे आएंगे, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अच्छा, कोई बोले ये सारी डिटेल्स हमें भरनी है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि आप क्या डायरेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर से आप ये सब कुछ अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है तो आपने सारे आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स दिए हुए हैं, आपको याद हो तो वहाँ पे हम 0% वाले सप्लाई भी देते हैं, तो उसके कारण ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाना चाहिए। बट मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स अलग से भरनी पड़ती है। अच्छा, कोई बोले कि हम लोग पोर्टल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस सिनेरियो में आपने जहाँ जहाँ 0% सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर से ये नील रेटेड सप्लाई की डिटेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जानी चाहिए। तो कीप दैट इन माइंड कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे हम सारे एग्जाम, नॉन GST और सारे के सारे नील रेटेड सप्लाई की डिटेल दे रहे हैं। मूविंग अहेड विद दैट फ्रेंड्स, एक एडवांस का डिटेल है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एडवांस में फ्रेंड्स 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। एक, हम लोग जो एडवांस रिसीव कर रहे हैं वो डिटेल है, तो जो एडवांस हमने रिसीव किया है उसका हमें समरी यहाँ पे देना पड़ेगा। कैसे देना है मैं बता देता हूँ। आप एड डिटेल्स कॉलम में जाइएगा, आप सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा कि आपको कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिया गया है। आप कोई भी स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने गोवा में सप्लाई दिया हुआ है, तो गोवा में हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पे इंटर स्टेट आया, यानी मैं गोवा में किसी पार्टी को सप्लाई दे रहा हूँ और वो पार्टी मुझे पूरा का पूरा अमाउंट एडवांस दे रहा है या प्रपोर्शनेट अमाउंट एडवांस दे रहा है, तो जितना अमाउंट वो मुझे एडवांस दे रहा है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है कि भाई ग्रॉस अमाउंट रिसीव। बट कीप दैट इन माइंड दैट ग्रॉस अमाउंट रिसीव शैल बी एक्सक्लूडिंग टैक्स। यानी मान लो कि हमारा 5 लाख का ट्रांजेक्शन है, 5 लाख प्लस GST, तो क्या वो मुझे पूरा का पूरा 5 लाख दे रहा है? चलो अजम्पशन ले ले कि वो मुझे 1 लाख रुपया एडवांस दे रहा है। अच्छा, उसमें भी आइडेंटिफाई कर लो कि 1 लाख जो एडवांस अभी मिला है वो अभी के लिए इंक्लूसिव ऑफ GST है कि एक्सक्लूडिंग GST है। अच्छा, माने क्या? तो कि क्या वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है कि 1 लाख प्लस 18% के हिसाब से GST एडवांस दे रहा है? अगर वो मुझे 1 लाख दे रहा है तो दैट मीन्स मुझे 1 लाख रुपए को इंक्लूसिव ट्रीट करना है, तो मुझे 1 लाख इंटू 18/118 करके जो वैल्यू आए वो वैल्यू यहाँ पे शो करना पड़ेगा और 18% GST यहाँ पे शो करना पड़ेगा।
बट अगर मैं ये बोलूँ कि वो मुझे 1 लाख प्लस 18% जीएसटी दे रहा है एडवांस में, तो 1 लाख में यहाँ पे शो करूंगा और 18% में यहाँ पे शो करूंगा। तो जो भी रेट एप्लीकेबल हो, दैट मीन 0 हो, 3 हो, 5 हो, 12, जो भी रेट हो जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडवांस मिला हुआ है। बट आप एडवांस की डिटेल यहाँ पे शो करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे एडवांस की डिटेल शो करेंगे आपका जीएसटी उतना पेएबल हो जाएगा और वो जो जीएसटी आपका पेएबल होगा वो आपको इस महीने में भरना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले क्यों हम लोग यहाँ पे रिसिपिएंट का GSTIN और रिसिपिएंट की डिटेल नहीं डाल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिसिपिएंट का GSTIN और रिसिपिएंट की डिटेल डालनी ही नहीं है। क्यों? तो कि उसको थोड़ी क्रेडिट लेना है। हाँ, एडवांस के ऊपर आपको जीएसटी भरना है क्योंकि लॉ आपको कंपेल कर रहा है जीएसटी के लिए, बट उस पार्टी को कोई क्रेडिट लेना नहीं है एडवांस के ऊपर। उसको तो क्रेडिट मिलेगा जब आप एक्चुअल सप्लाई दे। जब तक आप एक्चुअल सप्लाई नहीं देंगे तब तक उस पार्टी को क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो ये डिटेल्स खाली आप अपने लिए अपलोड कर रहे हैं, कस्टमर के लिए यहाँ पे कोई डिटेल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई बोले कस्टमर को क्रेडिट कब मिलेगा? तो कि वो तो तब मिलेगा जब आप उसे सप्लाई देंगे और आप उसका बिल देंगे। तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट वाली कॉलम में जाना है। यानी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 टाइप के डिटेल्स देने होते हैं, एक एडवांस रिसीव्ड और एक एडवांस एडजस्टेड। लेट्स गो टू द फ्रंट पेज टू आइडेंटिफाई कि एडवांस एडजस्टमेंट कैसे होगा। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि देयर इज अ सेपरेट कॉलम फॉर दैट एंड दैट इज एडवांस एडजस्टमेंट कॉलम। लेट अस गो इनसाइड दैट कॉलम एंड आइडेंटिफाई कैसे कैसे डिटेल्स बननी है। देखिए, मैं अजम्पशन लेता हूं कि जुलाई महीने में मेरा एडवांस आया था, तो वो डिटेल में एडवांस रिसीव वाले कॉलम में डालूंगा और उसके ऊपर से जुलाई महीने का जीएसटी भर दूंगा। अब होगा क्या, अगस्त महीने में मैं रिसिपिएंट को सप्लाई दूंगा, तो ऑब्वियसली अगस्त महीने में मैं उसका बिल बनाऊंगा। तो जैसे ही बिल बनाऊंगा तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में वो ऐड हो जाएगा और उसके कारण मुझे उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। बट एडवांस के कारण मैं जुलाई में ऑलरेडी जीएसटी भर चुका था, जबकि अगस्त महीने में जब मैं बिल बनाऊंगा तो मेरा जीएसटी पेएबल वापस आएगा। यानी होगा क्या फ्रेंड्स, लेटेस्ट से कस्टमर ने मुझे 1 लाख रुपए का एडवांस दिया था, तो एडवांस के हिसाब से 1 लाख रुपए ऊपर तो मैं जीएसटी ऑलरेडी जुलाई मंथ में भर चुका हूं। अब अगस्त महीने में सप्लाई कंप्लीट हुआ, मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए का बिल बनाया विथ जीएसटी, तो उस सिनेरियो में मैं 5 लाख रुपए का बिल विथ जीएसटी ऐड करूंगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में और उसके ऊपर से कस्टमर क्रेडिट भी ले लेगा। बट द पॉइंट इज कि मैं 5 लाख रुपए के ऊपर क्यों वापस जीएसटी भरूं, जबकि उसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर मैं एडवांस के हिसाब से जीएसटी भर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए आपको एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा और उसी एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कोई भी प्लेस जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं, आप रैंडम बेसिस पे कोई भी प्लेस सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से हम लोग हिमाचल प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन वो इंटर स्टेट हो गया। तो जैसे ही वो इंटर स्टेट हुआ तो आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स दे देनी पड़ेगी कि भाई ये एडवांस हमने रिसीव किया था जो अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं। यानी एडवांस हमने रिसीव किया था तब हमने रिसीव में डिटेल डाला होगा, अभी हम एडजस्टमेंट डिटेल डालेंगे। तो जैसे ही हम एडजस्टमेंट डिटेल डालेंगे तो यहाँ जीएसटी का कंपोनेंट आ जाएगा और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में से ये एडवांस एडजस्टेड ऑटोमेटिक बेसिस पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए का जब आउटवर्ड सप्लाई में हमने डिटेल डाला होगा तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी आएगा वो हमारी लायबिलिटी में आएगा। बट 1 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी एडवांस के हिसाब से आपने रिसीव किया था और टैक्स भर दिया था जो आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट में डाला, तो 5 लाख में से 1 लाख का एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो मुझे 4 लाख रुपए के हिसाब से ही जीएसटी भरना पड़ेगा। ये बैकएंड पे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो कीप दैट इन माइंड, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कौन सी डिटेल शो करनी है, तो HSN वाइज आपको समरी देना है और इनवॉइस वाइज आपको समरी देना है। मैं बता देता हूँ मोटा मोटी के क्या HSN वाइज समरी है। और HSN वाइज समरी में अगर आप जाएंगे तो डिटेल्स आपको ऐड करनी है, बट अगेन योर सॉफ्टवेयर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस। अगर आपने हर बिल का प्रॉपर एंट्री किया है और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ये कर रहे हैं, जैसे कि टेली सॉफ्टवेयर है या फिर कार्विस सॉल्यूशंस है या फिर बहुत सारे और प्राइवेट, रिलायंस जियो का अपना खुद का सॉफ्टवेयर, अगर उसके थ्रू आप ये सब अपलोडिंग कर रहे हैं और बिल की सारी डिटेल्स आपने प्रॉपरली दी है, तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से HSN का डेटा ऑटोमेटिकली ऑप्ट हो जाएगा और वो डेटा ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर देगा कि भाई ये HSN के थ्रू इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। बट अगर वो नहीं हो रहा है,
आपके सॉफ्टवेयर में, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। तो HSN यानी मैं अगर 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे हर प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा कि भाई HSN ये रहा, ये प्रोडक्ट का HSN, ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन, UQC इज kg, लीटर, ग्राम, जो भी हो वो एप्लीकेबल है। टोटल क्वांटिटी जो मैंने सप्लाई किया है वो मुझे शो करना है, उसका वैल्यू शो करना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी कभी कभी क्या होता है, जो वैल्यू हम कस्टमर से चार्ज करते हैं और जो टैक्सेबल वैल्यू है उसकी डिटेल शायद अलग हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कस्टमर से 50 रुपया ले रहा हूँ, बट मुझे कस्टमर का ही कोई ग्रुप कंसर्न है जो एक्स्ट्रा अमाउंट का सब्सिडी ऑफर कर रहा है, तो उस सिनेरियो में जो सब्सिडी का अमाउंट है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो बिल का अमाउंट टोटल वैल्यू शायद 50 रुपये होगा, बट